Dear students, in this lecture we have to study about accuracy and precision, errors in measurements. तो there are 3 points, वो 3 points हैं. एक है accuracy, accuracy हम किसको कहते हैं. दूसरा point है precision और तीसरा point है errors in measurement. These 3 points are very important in the physics because physics is a science in which we perform various experiments, and in those various experiments we need to measure the physical quantities. Physics के अंदर हम बहुत सारे physical quantities को measure करते हैं और उन physical quantities को measurement में हमें जो सबसे important चीज़ होती है वह होती है हमें ये जानना कि हमारा जो measurement है उसकी accuracy level कैसी है, वह accurate है या नहीं है, प्रिसाइज है या नहीं है, एरर कितना है. तो ये तीनों ही चीज़ों का इंफॉर्मेशन, इन तीनों चीज़ों का नॉलेज और इन एरर्स को हम कैसे अपने एक्सपेरिमेंट में कितना एरर आया उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे जिससे हम एरर को मिनिमाइज कर सकें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन की. पहले हम एक्यूरेसी की स्टडी करेंगे और फिर प्रेसिजन की. एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है. एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू ए स्पेसिफिक वैल्यू. स्पेसिफिक वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मतलब जो हमारा जो ट्रू वैल्यू है या जिसको हम बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, उसको बोलते हैं ट्रू वैल्यू या स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पे हम कहेंगे. तो एक्यूरेसी मीन्स क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट्स to a specific value or true value or actual value of the quantity which is to be measured. तो for example मान लीजिए कि एक पाइप है जिसकी लंबाई है 1.5967 मीटर, ये लेंथ है जिसको हमने मेजर करने के लिए 4 स्टूडेंट्स को दिया. स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी एंड स्टूडेंट डी. स्टूडेंट ए ने जो मेजरमेंट किया वह था 1.5. स्टूडेंट बी ने मेजर किया 1.59. स्टूडेंट सी ने मेजर किया 1.596. स्टूडेंट डी ने मेजर किया 1.5967 मीटर. Which one is the accurate? According to this definition, it is clear that closeness of the measurements to specific value, that is a true value. तो जो हमारा ट्रू वैल्यू है जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसके ज़्यादा क्लोजनेस किसका मेजरमेंट है. तो यू कैन ऑब्जर्व हियर, ये क्लोज नहीं है. इसने मेजर किया 1.5 मीटर, जबकि डी स्टूडेंट ने एग्जैक्ट मेजर किया, या अगर इस यहाँ सपोज दैट ये 6 आया तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन गया. ज़्यादा एक्यूरेट मतलब ज़्यादा क्लोज एग्जैक्ट वैल्यू के कौन गया, स्टूडेंट डी गया, इसलिए कि उसने मेजर किया 1.5966, तो ये ज़्यादा क्लोजर गया. वहीं पे अगर स्टूडेंट सी की बात करते हैं तो इसने कितना मेजर किया 1.596, यहाँ तक गया, इसके आगे नहीं गया. तो इससे लेस एक्यूरेट ये वैल्यू हुई. और स्टूडेंट बी ने सिर्फ यहाँ तक आया, यहाँ तक मेजरमेंट नहीं किया, तो ये उससे भी लेस है. और स्टूडेंट ए ने 1.5 ही मेजर किया, मतलब इस एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर नहीं गया. तो जो एग्जैक्ट वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर जाएगा उसको हम कहेंगे कि वह वैल्यू जो है वो एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी लेवल हायर है. तो एक्यूरेसी हम किसको कहेंगे कि द क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू ए एक्चुअल वैल्यू और स्पेसिफिक वैल्यू, दैट इज नोन एज एक्यूरेसी. जैसे मान लीजिए कि आपके घर और स्कूल के बीच का डिस्टेंस है, द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन योर होम and your school, home and school is
2.5 किलोमीटर। किसी एक स्टूडेंट को हमने कहा मेजर करो, उसने कहा कि डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, तो एक्चुअल वैल्यू है 2.5, लेकिन उसने मेजर किया 2, तो इसके इन दोनों के बीच में गैप है, लेकिन एक्यूरेट कौन सा है? अगर हम ये देखेंगे, कई एक स्टूडेंट्स ने मेजर किया और इस दूसरे स्टूडेंट ने मेजर किया 2.1 किलोमीटर, तो आप ये कह सकते हैं कि इसके ज़्यादा क्लोजर ये दूसरे स्टूडेंट ने गया, तो इसका इससे ज़्यादा एक्यूरेट है। जबकि तीसरे स्टूडेंट ने मेजर किया 2.2 किलोमीटर, तो इसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन किसका है, एक्यूरेट मेजरमेंट किसका है? सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है ये थर्ड स्टूडेंट का। तीसरे स्टूडेंट का जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन वहीं पे एक चौथा ऑब्जर्वेशन भी हमने ले लिया और चौथे स्टूडेंट ने मेज़र किया कि डिस्टेंस है 2.4 किलोमीटर, 2.4 किलोमीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि 2.4 किलोमीटर मेजरमेंट इज मोर closer than all these three observations to that of the actual value, तो therefore this is more accurate। तो एक्यूरेसी का मतलब सिर्फ ये होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू है जिसको हम मेजर कर रहे हैं उससे कितने करीब हैं। अगर हम ज़्यादा करीब हैं, हमारा जो मेजरमेंट है वो ज़्यादा क्लोज है एक्चुअल वैल्यू के, तो हम कहेंगे कि दैट ऑब्जर्वेशन इज मोर एक्यूरेट। जबकि दूसरा टर्म जो हमें एक्सप्लेन करना है प्रेसिजन का, तो प्रेसिजन क्या बोलता है कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट्स टू ईच अदर, नॉट टू द स्पेसिफिक वैल्यू और द एक्चुअल वैल्यू। यहाँ जो क्लोजनेस है हमारे मेजरमेंट का वो आपसी क्लोजनेस है, एक्चुअल वैल्यू से क्लोजनेस से मतलब नहीं है। एक्चुअल वैल्यू से क्लोजनेस क्या है इसको हम देखेंगे एक्यूरेसी में, लेकिन यहाँ प्रेसिजन में हम क्या देखेंगे कि जो हमारे मेजरमेंट्स हैं वो आपस में कितने क्लोज हैं। तो therefore the closeness of measurements to each other indicates the precision of the measurement, and this also indicates the reproducibility of the measurement. For example, आपने मेजरमेंट किया 2.516, दूसरा मेजरमेंट आपका है 2.517, तीसरा मेजरमेंट है 2.515, जबकि एग्जैक्ट वैल्यू कितनी है क्वांटिटी की ये हमने मेजर किया है, जबकि जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर रहे हैं उसकी एक्चुअल वैल्यू है 2.7 किलोमीटर। ओके, 2.7 किलोमीटर, और हमने मेजर किया 2.516, मतलब तकरीबन 2.5 किलोमीटर मेजर किया, जबकि एक्चुअल वैल्यू है 2.7 किलोमीटर। तो आप ये देख रहे हैं कि ये ज़्यादा क्लोज हैं एक दूसरे के, जबकि इनसे और इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा है। ये जो एक्चुअल वैल्यू है उससे क्लोज नहीं है, ये आपस में क्लोज हैं। और तीसरा ऑब्जर्वेशन हमने ले लिया वो है 2.715 और 2.50, और एक और रीडिंग हमने ले लिया 2.675। तो आप ये देख रहे हो कि इसमें इनके बीच में क्लोजनेस नहीं है, बड़ा गैप आ रहा है, बड़ा गैप आ रहा है, लेकिन इनमें आपस में क्लोजनेस ज़्यादा है। जबकि एक्चुअल वैल्यू 2.7 किलोमीटर है, तो ये 2.7 किलोमीटर से और इस मेजर्ड वैल्यू के बीच में गैप बड़ा है, क्लोजनेस नहीं है। तो ये जो रीडिंग होगी ये मोर प्रिसाइज होगा, इसका प्रेसिजन ज़्यादा होगा, जबकि यहाँ पे प्रेसिजन ज़्यादा नहीं है, ये प्रिसाइज नहीं है, ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है इन कंपेरिजन टू दिस ऑब्जर्वेशन। बट द एक्यूरेसी लेवल ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन इज हायर बिकॉज दिस इज क्लोजर टू दिस वन। तो दिस इज ए प्रिसाइज, मोर प्रिसाइज, बट दिस इज ए लेस प्रिसाइज। तो प्रिसीजन सिर्फ क्या इंडिकेट करता है,
कि क्लोजनेस ऑफ द मेजरमेंट टू द स्पेसिफिक वैल्यू। With the help of this diagram, you can understood what is the accuracy and what is the precision. Now, precision means the measured datas are closer to each other. जो हमने डाटा को मेजर किया है वह एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजर होने चाहिए। और एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि जो हमने मेजरमेंट लिया है वह एक्चुअल वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर होना चाहिए। तो नाउ दिस एक्स एक्सिस represents the precision. Now moving this is a origin, और origin से जब हम राइट में जाएंगे तो precision क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इस y एक्सिस में जब origin से ऊपर की तरफ जाएंगे तो एक्यूरेसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो सबसे पहले इस डाटा को आप ऑब्जर्व करो। यहाँ जो हमारे मेजर्ड डाटा हैं, दिस इज़ द ट्रू वैल्यू, इसमें जो आएगा वह ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोजर है, लेकिन एक भी मेजरमेंट हमारा ट्रू वैल्यू के क्लोजर नहीं है, एक भी क्लोजर नहीं है। जितने भी हमारे डाटा, जितने भी हमारे मेजर्ड डेटा है वह सब के सब ट्रू वैल्यू से काफ़ी दूर है। मतलब कि प्रेसिजन यहाँ हाई है, प्रेसिजन तो ज़्यादा है लेकिन एक्यूरेसी बहुत लो है। प्रेसिजन भी लो है और एक्यूरेसी भी लो है। देयर इज ए लो प्रेसिजन एंड लो एक्यूरेसी, मीन्स डाटा नॉट प्रिसाइज एंड नॉट एक्यूरेट। हमारा डेटा प्रिसाइज भी नहीं है और एक्यूरेट भी नहीं है। अब इस ऑब्जर्वेशन को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो मेजर्ड डेटा है वह एक्यूरेट एक्चुअल डेटा से काफ़ी अलग है, और जो मेजर्ड डेटा है वो सब आपस में क्लोज भी नहीं है। देयर इज नो क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड डेटा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, लेस प्रिसाइज डेटा, लेस प्रिसाइज मेजरमेंट। जबकि एक्यूरेसी इससे यहाँ पे ज़्यादा है, इसलिए कि यहाँ पे जो हमारे डेटा है, मेजर डेटा है, वह एक्यूरेसी लेवल से मतलब एक्चुअल वैल्यू से काफ़ी गैप है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू से क्लोज है। तो देयर इज ए क्लोजनेस बिटवीन द एक्चुअल मेजरमेंट एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। लेकिन जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं वह आपस में क्लोज नहीं है, क्लोजनेस नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रेसिजन क्या होगा, लो होगा। तो दिस इज ऑफ लो प्रेसिजन एंड लो एक्यूरेसी, दिस इज ऑफ लो प्रेसिजन एंड हाई एक्यूरेसी। अब यहाँ की बात करते हैं। तो यहाँ आप ये देख रहे हैं कि जो डेटा हमने मेज़र किया है वो डेटा में आपस में क्लोजनेस ज़्यादा है। ये डेटा सब आपस में एक दूसरे से ज़्यादा क्लोज हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू से क्लोजनेस नहीं है, काफ़ी डिफर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिजन तो ज़्यादा है, इसलिए क्लोजनेस डेटा का ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी क्या होगी, लेस होगी। हाई प्रेसिजन, लो एक्यूरेसी। अब इस डेटा की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ जो मेजर्ड क्वांटिटी है वो आप देख रहे हैं कि सबकी क्लोजनेस ज़्यादा है, मीन्स देयर इज ए हाई क्लोजनेस बिटवीन द मेजर्ड क्वांटिटीज। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिजन हाई होगा, मीन्स डेटा प्रिसाइज। बट एक्यूरेसी की बात अगर हम करते हैं तो एक्यूरेसी भी हायर होगा, इसलिए कि डेटा जो हमने मेज़र किया है वह एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा क्लोज है, इसलिए यहाँ पे एक्यूरेसी भी हायर होगी और प्रिसीजन भी हायर होगा। तो कोई भी डेटा जो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मेज़र करते हैं तो उसमें प्रिसीजन भी हायर होना चाहिए और एक्यूरेसी भी हायर होनी चाहिए, उसको उस मेजरमेंट को हम ज़्यादा बेहतर मानते हैं। कभी कभी क्या होता है कि जैसे किसी क्वांटिटी को हमने मेज़र किया और उसमें वेरियस फैक्टर्स जैसे कांस्टेंट एरर्स आ जाते हैं,
तो उसकी वजह से बार बार हम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं, लेकिन हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वह उस कांस्टेंट एरर की वजह से एक्चुअल वैल्यू के करीब तो नहीं जाता है, लेकिन जो हम बार बार मेजरमेंट करते हैं वह वेरियस जो मेजरमेंट्स आते हैं वो सब एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में डेटा जो होता है वो प्रिसाइज होता है लेकिन एक्यूरेट नहीं होता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट द एरर। एरर क्या होता है? द डिफरेंस इन द ट्रू और एक्चुअल वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर। देयरफॉर एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू that is also called actual value minus measured value। इसको हम कहते हैं एरर। जैसे मान लीजिए कि आपके घर से और किसी पर्टिकुलर प्लेस, जैसे आपके घर से और स्कूल तक का डिस्टेंस है, आपने मेज़र किया और यह डिस्टेंस फाइंड आउट किया। टेन किलोमीटर, ओके, 10 किलोमीटर। जबकि दूसरी मर्तबा आपसे ये कहा गया कि आप किसी दूसरे स्केल का यूज करो। जैसे पहली बार बाइक से यूज किया और बाइक का जो लिस्ट काउंट है वह पहली मर्तबा 1 किलोमीटर का था, तो 1 किलोमीटर के डिफरेंस पे उसकी रीडिंग बदलती थी। तो ये भी तो हो सकता है कि यहाँ जो आपने मेज़र किया तो उस वक्त रीडिंग 10 और 11 किलोमीटर के बीच था, या ये भी हो सकता है कि 11 किलोमीटर के बहुत बहुत करीब है। अगर हम स्केल अपना मान लेते हैं 100 मीटर का, तो 10 किलोमीटर के बाद से 100 मीटर आया, फिर से 200 मीटर की रीडिंग आएगा, फिर से 300 मीटर की रीडिंग आएगी, फिर से 400 मीटर, 500 मीटर, इस तरह से 900 मीटर, और देन उसके बाद से क्या आएगा? 10 किलोमीटर। लेकिन आपने इस स्केल का यूज किया जिसमें लिस्ट काउंट 1 किलोमीटर का था, इसलिए 10 किलोमीटर के बाद 10 किलोमीटर के बाद आपका स्केल डायरेक्ट 11 बताएगा। 9 के बाद से क्या बताएगा? 10 बताएगा। 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और आपने ये मेजर कर लिया। लेकिन ये भी तो हो सकता है 10 किलोमीटर के बाद 900 मीटर तक ये रीडिंग गया हो, और इसलिए 10 किलोमीटर 900 मीटर नहीं आया, इसलिए कि हमारे पास वो स्केल नहीं था। तो अगर हम दूसरी मर्तबा ऐसे व्हीकल का यूज किए जिसके स्पीडोमीटर में ये रीडिंग भी अवेलेबल है, तो जब हम मेज़र करेंगे तो हमारा रीडिंग कितना आएगा? 10.9 किलोमीटर। तो ये जो एक्स्ट्रा मेजर हो रहा है ये पहली मर्तबा नहीं हुआ, तो ये एरर आ गया। पहली बार कितना आया? 0.9 किलोमीटर का एरर आया। ऐसे ही अगर आप मान लेते हैं कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है, हमें मेज़र करना है। दूसरी चीज़ ये कि एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। अब ट्रू वैल्यू किसको हम बोलेंगे और मेजर्ड वैल्यू किसको बोलेंगे? एक्चुअल वैल्यू क्या है और मेजर्ड वैल्यू क्या है? तो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म इसीलिए कर रहे हैं कि हम कुछ वैल्यू मेजर करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू था नहीं, ट्रू वैल्यू हमारे पास है नहीं, तो इसलिए मेजर वैल्यू से ही हम ट्रू वैल्यू निकालेंगे। ट्रू वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, तो जो मेजर्ड वैल्यू है उस मेजर्ड वैल्यूज में बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस हम लेंगे। जैसे सपोज दैट आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया A1, A2, A3, 3 ऑब्जर्वेशन ले लिया, तो हम तीनों को ऐड करके और उसका मीन निकाल लेते हैं और उसी को बोलेंगे एक्चुअल वैल्यू। तो एरर के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दूसरा एग्जांपल,
कि सपोज दैट एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें मेजर करनी है और दो स्टूडेंट्स को बोला गया मेजरमेंट के लिए, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी। स्टूडेंट ए ने इसकी हाइट को मेजर किया 50 मीटर और दूसरा ऑब्जर्वेशन उसने ले लिया 150 मीटर। तो जब एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा, हाइट कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 50 मीटर प्लस 150 मीटर डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी इक्वल टू 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू 100 मीटर। तो इसने जो इसके मेजरमेंट से जो हमें वैल्यू मिला इस बिल्डिंग की हाइट, वो मिली 100 मीटर। स्टूडेंट बी से रीडिंग लेने के लिए कहा गया और उसने पहली मर्तबा हाइट मेजर किया 101 मीटर। ओके, दूसरी मर्तबा रीडिंग लिया और उसने मेजर किया 103 मीटर। जब दोनों का हम मीन निकालेंगे तो 101 प्लस 103 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 104 बाई 2, दैट इज 102 मीटर। तो विच ऑब्जर्वेशन इज एक्यूरेट? एक्यूरेट यहाँ पे 100 मीटर स्टूडेंट ए ने मेजर कर लिया है, 100 मीटर। तो एक्यूरेट तो ज़्यादा है इसके रीडिंग से जो फाइनल ट्रू वैल्यू कैलकुलेट किया, जबकि सेकंड स्टूडेंट ने जो मेजरमेंट लिया उससे उसने वैल्यू जो कैलकुलेट किया हाइट ऑफ द बिल्डिंग 102 मीटर। तो क्वेश्चन ये है कि विच एक्सपेरिमेंट इज बेटर एंड हु इज द बेटर ऑब्जर्वर? कौन सा स्टूडेंट ए या बी, इसमें से कौन सा स्टूडेंट बेटर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया? तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि पहले स्टूडेंट ने जो मीन वैल्यू से 50 मीटर लेस वैल्यू ऑब्जर्व किया। कितना ऑब्जर्व किया? एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू 100 मीटर, लेकिन इसने कितना ऑब्जर्व किया, 50 मीटर। तो पहले ऑब्जर्वेशन में -50 मीटर का लेस ऑब्जर्वेशन किया। दूसरे ऑब्जर्वेशन में इसने क्या किया, 100 मीटर के जगह पे 150 मीटर ऑब्जर्व किया, मतलब +50 मीटर ज़्यादा ऑब्जर्व किया। तो ये एरर आ गया उसके मेजरमेंट में। कितना एरर आया? पहली मर्तबा -50 मीटर और दूसरी मर्तबा +50 मीटर एरर आ गया। तो मीन एरर कितना होगा? अगर हम कहते हैं कि एरर को हम साइन के साथ ऐड और सबट्रैक्ट करेंगे, जैसे -50 + 50, तो ये तो 0 हो जाएगा, एरर 0 हो गया। लेकिन एरर को हम साइन के साथ नहीं लेते हैं, एरर को मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो हमारा एरर कितना हो जाएगा, 50 मीटर। पहले ऑब्जर्वेशन में 50 मीटर का एरर आया और दूसरे ऑब्जर्वेशन में 50 मीटर का एरर आया, इसलिए टोटल एरर कितना हो गया, 50 + 50 डिवाइडेड बाई 2, टोटल 50 मीटर का एरर आया, 50 मीटर का एरर आया इस एक्सपेरिमेंट में। दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक्चुअल वैल्यू निकला 102, मेजर कितना किया, 101, कितना कम मेजर किया, -1 मीटर का लेस मेजरमेंट किया गया, मतलब ये एरर आ गया। कितना एरर आया, -1 मीटर का। और सेकंड ऑब्जर्वेशन में 102 के जगह पे 103 मेजर किया, मतलब ज़्यादा मेजर कर दिया। कितना ज़्यादा मेजर किया, 1 मीटर ज़्यादा मेजर किया। तो इसमें एरर आया +1 का। तो अगर हम साइन के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन एरर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं, इसलिए हमारा एरर हो जाएगा 1 मीटर + 1 मीटर, 2 मीटर इन होल मेजरमेंट। एंड देयरफॉर फॉर एवरेज एरर कितना आ जाएगा, वो होगा 2 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1 मीटर का एरर किया इसने, 1 मीटर का एरर किया। तो बेहतर एक्सपेरिमेंट कौन सा माना जाएगा? इस एक्सपेरिमेंट में
एरर 50 का आया, इस एक्सपेरिमेंट में एरर 1 का आया, जबकि एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे कितना मिला, एक्चुअल वैल्यू 100 मिला और एग्जैक्टली इस जो बिल्डिंग की हाइट है वो 100 मीटर है, जबकि यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू हमको 102 मीटर मिला, जबकि एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग 100 मीटर है। तो इस एक्सपेरिमेंट को बेहतर माना जाएगा इसलिए कि यहाँ पे एरर कम आया। तो एक्सपेरिमेंट बेहतर वह माना जाता है जिसमें लेस एरर आता है। और अगर डेटा की बात हम करते हैं तो ये जो डेटा है यह प्रिसाइज नहीं है, less precise, because one is 50 मीटर, another is 150 मीटर। दो ऑब्जर्वेशंस लिए गए, ये दोनों के बीच में क्लोजनेस नहीं है इसलिए प्रिसाइज नहीं है, जबकि एक्चुअल वैल्यू में क्लोजनेस है तो एक्यूरेट हम बोल सकते हैं। जबकि यहाँ पे ये जो डेटा हमने मेज़र किया 101 मीटर एंड 103 मीटर, इन दोनों के बीच में, दोनों मेजर्ड वैल्यूज़ के बीच में क्लोजनेस ज़्यादा है, इसलिए हम इनको प्रिसाइज बोलेंगे। दीज आर प्रिसाइज डेटा। तो एरर क्या होता है? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड एरर। Now errors in the measurement. Error measurement में कैसे आता है? You know that to perform any experiment only three things are required. One is the observer, another is the instrument, and next is the surrounding. जिस एटमॉस्फेयर में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं तो तीन पैरामीटर्स होते हैं। एक तो होता है जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है जिसको हम ऑब्जर्वर बोल सकते हैं, दूसरा इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, और तीसरा होता है जो सराउंडिंग, जिस एटमॉस्फेयर में हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो ये जो एरर होता है, यह एरर भी इन तीन पैरामीटर्स की वजह से ही एक्सपेरिमेंट के अंदर आता है। तो सबसे पहले हम एरर के टाइप की बात करते हैं। तो एक तो हो गया सिस्टमेटिक एरर और दूसरा हो गया रैंडम एरर। सिस्टमेटिक एरर इज ड्यू टू द ऑब्जर्वर instrument that is known as involving either the observation or measurement process. Involving either observation or measurement process. मतलब मेजरमेंट का जो प्रोसेस है या ऑब्जर्वेशन का जो तरीका है, मतलब सीधे हम कह सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट और ऑब्जर्वर की वजह से जो एरर आता है उसको हम सिस्टमेटिक एरर बोलते हैं। और ऑब्जर्वेशन का तरीका मतलब ऑब्जर्वर, इसमें तीन चीज़ें आ गई, एक तो इंस्ट्रूमेंट और दूसरा ऑब्जर्वेशन का तरीका, मेथड या टेक्निक, और तीसरा ऑब्जर्वर। इनकी वजह से जो एरर आता है उस एरर को हम कहते हैं सिस्टमेटिक एरर। तो पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा हो गया एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, और तीसरा पर्सनल एरर, और सेकेंड टाइप का जो एरर हो गया वो है रैंडम एरर। तो अब हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर एंड देन एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द इम्परफेक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक, पर्सनल एरर एंड रैंडम एरर। Now first we have to study about the instrumental error. इंस्ट्रूमेंट, जिस इंस्ट्रूमेंट का हम मेजरमेंट में यूज कर रहे हैं उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर अगर कोई एरर है तो उस एरर को हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर यूजिंग ए मीटर स्केल, आप एक मीटर स्केल यूज कर रहे हैं और इसे कोई लेंथ मेजर कर रहे हैं, तो दिस इज 0
and then there are smaller division. This is 1. इस तरह से डिवीजन किए गए हैं। लेकिन आपने जो स्केल यूज किया उसमें यहाँ पे 5 डिवीजन की जगह पे 4 डिवीजन था, या ये स्केल यहाँ से ब्रेक हो चुकी थी और इसी स्केल का यूज किया। तो इस डिफेक्टिव स्केल की वजह से जो एरर आएगा उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। इसी तरह से अगर कोई आप मिलीमीटर यूज कर रहे हो और उसमें कोई एरर है, जैसे वो ऑलरेडी इस स्केल को, पॉइंटर को कहाँ होना चाहिए, अगर वोल्टमीटर आप यूज कर रहे हैं, ये पॉइंटर हमारा 0 पे रहना चाहिए, फिर से उसके बाद से आगे जाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारा पॉइंटर है 0 पे नहीं, यहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है 0 के आगे। तो ये जो एरर आया बिकॉज ड्यू टू फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, और जब भी इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से अगर एक्सपेरिमेंट के अंदर कोई एरर आ गया तो उस एरर को हम कहेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। सेकेंड टाइप ऑफ एरर इज एरर ड्यू टू imperfection in the experimental technique. Imperfection in experimental technique. You know that the experiment is performed, and during the experiment you have to use a particular experimental technique. If you are using a wrong experimental technique, then error must be in your result. अगर आपने गलत टेक्निक यूज किया तो एक्सपेरिमेंट में जो आप डेटा रिकॉर्ड करोगे, जो मेजरमेंट आप करेंगे, उसमें कुछ एरर आ जाएगा। और वह एरर क्यों आया? इसलिए कि आपने गलत टेक्निक यूज किया। फॉर एग्जांपल, यू नो दैट इन सिंपल पेंडुलम एक्सपेरिमेंट, सिंपल पेंडुलम का जो एक्सपेरिमेंट होता है उसमें हम क्या करते हैं? पीरियड नोट करते हैं, पीरियड नोट करते हैं। इस बॉब को थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा के इसको हम रिलीज करते हैं और इसमें ऑसिलेशन को हम काउंट करते हैं और टाइम भी हम मेजर करते हैं और उससे हम इसका पीरियडिक टाइम मेजर कर लेते हैं। यू नो दैट द फार्मूला यूज टू फाइंड द फार्मूला यूज to find the acceleration due to gravity here, तो आप ऐसे यूज करते हैं 2 पाई अंडर रूट L by G। In this experiment we have to calculate acceleration due to gravity। इस एक्सपेरिमेंट से हम acceleration due to gravity कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G, ये हमारे पास फार्मूला है। इसमें हमें कैलकुलेट क्या करना है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम कैलकुलेट करना है और पीरियडिक टाइम t कैलकुलेट करना है और इससे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर लेंगे। इन केस अगर ऑब्जर्वर ने क्या किया कि इस बॉब को ज़्यादा डिस्प्लेस कर दिया, इस तरह से ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म करेगा, इस तरह का मोशन परफॉर्म करेगा। दिस टेक्निक इज रॉन्ग बिकॉज वी हैव कैलकुलेटेड दिस फार्मूला t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L by G। जब हमने फार्मूला डिराइव किया तो वहां पे साइन थीटा इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा हमने लिया था। ऐसा क्यों लिया था? बिकॉज थीटा हियर शुड बी स्मॉल, थीटा स्मॉल होना चाहिए और जब थीटा स्मॉल रहेगा तो फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ द थीटा साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो जब थीटा की वैल्यू हम स्मॉल लेंगे तो हमारा रिजल्ट
बेहतर आएगा। और जब हम थीटा की वैल्यू लार्ज लेंगे तो हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर एरर आ जाएगा, और इस एरर को हम कहेंगे एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन द एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर is known as error that is a personal error. Third is personal error. If there is no fault in the instrument, there is no mistake in the technique which is applied to perform the experiment, but the error due to personal reason of the observer. ऑब्जर्वर ने सही तरीके से ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड नहीं किया, और इस एरर को हम कहेंगे पर्सनल एरर। फॉर एग्जांपल, सपोज दैट यू आर यूजिंग ए मिलीमीटर और वोल्टमीटर। जब हम मिलीमीटर यूज कर रहे हैं या वोल्टमीटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक रिफ्लेक्टर होता है जिसके ऊपर पॉइंटर मूव करता है इस तरह से। यहाँ पे डिविजन्स बने रहते हैं और इस पर ये पॉइंटर मूव करता है, और इस पॉइंटर के हेल्प से हम रीडिंग नोट करते हैं। लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि पॉइंटर से ये स्मॉल गैप पे होता है, ये जो पॉइंटर है वह इस रिफ्लेक्टर के ऊपर होता है। इसलिए अगर हम साइड से ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, तो हमें इसका इमेज थोड़ा आगे दिखेगा। मतलब ठीक वैसे ही जैसे ये दो उंगली है दिख रही है, लेकिन अगर एक दूसरे को ठीक सामने करके अगर हम देखेंगे तो हमें एक ही दिखेगा। मतलब कि राइट ऑब्जर्वेशन लेने का तरीका ये है कि जो पॉइंटर है उस पॉइंटर का इमेज जो मिरर पे बन रहा है, तो वह इमेज और पॉइंटर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करने चाहिए। ऐसी सिचुएशन में हमें ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए। लेकिन ऑब्जर्वर ने क्या किया कि ऐसे साइड से देखा, तो जो पॉइंटर 1 डिवीजन के ऊपर था वो ऐसा दिखा कि 2 डिवीजन के ऊपर है, या फिर इस साइड से देखें तो ऐसा लगा कि जो पॉइंटर 1 डिवीजन के ऊपर था वह पॉइंटर 0 के ऊपर है। तो यह जो एरर आएगा इसमें, यह किसी इंस्ट्रूमेंट में मिस्टेक की वजह से नहीं आएगा, इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से नहीं आएगा, किसी रॉन्ग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की वजह से नहीं आएगा, यह ऑब्जर्वर की पर्सनल रीजन की वजह से आएगा, पर्सनल केयरलेसनेस की वजह से आएगा। तो जो एरर पर्सनल रीजन से आता है उसको हम कहते हैं पर्सनल एरर। एंड नेक्स्ट एरर इज द रैंडम एरर। Random error. What is the random error? If there is no mistake, there is no fault in the instrument, there is no faulty technique used during the experiment, हमारा टेक्निक भी ठीक था, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक भी ठीक था, ऑब्जर्वर ने भी कोई मिस्टेक नहीं किया, लेकिन ये जो नेक्स्ट पैरामीटर है, जो सराउंडिंग है, एटमॉस्फेयर है, उसमें कोई तब्दीली आ गई जो हमारे कंट्रोल में नहीं था, और उसकी वजह से जो एरर आएगा उसको हम बोलेंगे रैंडम एरर। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट, अगर आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक थिन वायर यूज़ किया और यहाँ पे आपने लोड अप्लाई किया, सपोज दैट पहले आपने 500 ग्राम मास अप्लाई किया और इसके बाद से फिर लोड आपने बढ़ा दिया, 500 ग्राम बढ़ा दिया, तो लोड बढ़ाने की वजह से वायर की लंबाई बढ़ेगी, और इस इंक्रीज इन लेंथ को हम मेज़र कर रहे हैं, जिसे आप यंग्स मॉडुलस एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। वायर की लंबाई बढ़ेगी जिसको हमें मेज़र करना है, और हमने बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जिसका लिस्ट काउंट है 0.0001।
सेंटीमीटर। ऐसा इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया। तो स्मॉल इंक्रीज इन लेंथ को भी हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, लेकिन सडनली क्या हो गया कि रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, बारिश हो रही थी और सडन सूरज निकल आया, रूम का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया। तो ऐसे कंडीशन में ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन वायर की लंबाई ड्यू टू सराउंडिंग इंक्रीज हो जाएगी और ये एरर हमारे एक्सपेरिमेंट के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही आपने एक्सपेरिमेंट किया, बहुत धूप था, कड़ाके की गर्मी पड़ रही थी, अचानक बारिश होने लगी और टेम्परेचर कम हो गया। तो ऐसी सिचुएशन में भी ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन वायर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा और उसके ऊपर इसका इफेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा एरर जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं होता है, ऑब्जर्वर की वजह से भी नहीं होता है और किसी टेक्निक की वजह से भी नहीं होता है, रैंडमली आ जाता है, ऐसे एरर को हम कहते हैं रैंडम एरर। दिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, यह एरर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ लेट अस वी हैव टू स्टडी हाउ द एरर वी कैन कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एब्सोल्यूट एरर की। नाउ सपोज दैट यू हैव टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट एंड ड्यूरिंग योर एक्सपेरिमेंट यू हैव कैलकुलेटेड द ऑब्जर्वेशंस A1, A2, A3, A4 अप टू AN। मतलब आपने अपने ऑब्जर्वेशन में n ऑब्जर्वेशंस लिया, A1, A2, A3 अप टू AN। तो देयरफॉर the arithmetic mean AM will be equal to A1 plus A2 plus A3 plus A4 plus अप टू AN। हम सबको ऐड कर देंगे और जितने ऑब्जर्वेशंस हमने लिया है उससे उसको डिवाइड कर देंगे। हमने यहाँ पे कुल कितने ऑब्जर्वेशंस लिया, n ऑब्जर्वेशंस लिए, इसलिए n से डिवाइड कर देंगे। तो ये जो AM मिला, दिस इज कॉल्ड ट्रू वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। तो AM को हम बोलेंगे ट्रू वैल्यू and this is also called actual value of the quantity which is measured। जो क्वांटिटी हमने मेजर किया उसकी एक्चुअल वैल्यू हो गई AM। तो एक्चुअल वैल्यू फाइंड करने के लिए हम जितने ऑब्जर्वेशंस लेते हैं सबका अर्थमेटिक मीन निकाल लेते हैं और उसी अर्थमेटिक मीन को कहते हैं एक्चुअल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड। तो देयरफॉर व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर इन द फर्स्ट मेजरमेंट। पहला मेजरमेंट हमने क्या लिया, A1 लिया, दूसरा मेजरमेंट क्या लिया, A2 लिया और तीसरा मेजरमेंट A3, इसी तरह से A4 और nth मेजरमेंट में हमने क्या लिया, AN लिया। तो देयरफॉर एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी that is delta A1. What is delta A1? Delta A1 is the absolute error in the first measurement and this will be equal to AM minus A1। सेकेंड ऑब्जर्वेशन में कितना एब्सोल्यूट एरर आया, A2। तो देयरफॉर डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2। इस तरह से हमने टोटल ऑब्जर्वेशन n लिया है। तो nth ऑब्जर्वेशन में कितना एरर आया, एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा AN इज इक्वल टू AM माइनस AN, राइट। मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन एरर जो हम लेते हैं वह मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लेते हैं, हम पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेते हैं। तो देयरफॉर मीन एब्सोल्यूट एरर जो मेजरमेंट में आएगा दैट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। सेकेंड हम फाइंड करेंगे, ये तो हमने एब्सोल्यूट एरर इन वेरियस मेजरमेंट फाइंड कर लिया। पहले मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर कितना आया, AM माइनस A1। दूसरे मेजरमेंट में कितना आया,
AM माइनस A2, तीसरे में AM माइनस A3। मतलब कि जो मेजरमेंट हमने लिया तो एक्चुअल वैल्यू में से उसको माइनस करेंगे और जो आएगा वही एरर होगा। लेकिन एरर यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड लेंगे और वही उसका एब्सोल्यूट एरर रहेगा। तो नाउ सेकेंड पॉइंट है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, it is clear that mean of the absolute error of all the observations is called mean absolute error. So therefore delta A bar is equal to absolute error in the first measurement delta A1, लेकिन हम यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, इसलिए हम कहेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा A1 प्लस absolute error in the second measurement delta A2, therefore magnitude of delta A2 plus total observations कितना लिया हमने, n ऑब्जर्वेशन लिया, तो प्लस डेल्टा AN, ओके, divided by how many number of observations are here, n, so therefore divided by n. This is called mean absolute error. Hence in final we can write the measured value will be, जो हमने मेजर किया है वो कितना मिलेगा, that will be A is equal to AM plus minus delta A प्लस माइनस डेल्टा A। मतलब ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वह पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देयरफॉर हमारी जो ट्रू वैल्यू है AM इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट, ये एक्चुअल वैल्यू है। तो जो हमने एक्चुअल वैल्यू फाइंड किया है उसमें ये जो मीन एब्सोल्यूट एरर है वह प्लस और माइनस लेंगे, इसलिए कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो देयरफॉर प्लस माइनस, तो देयरफॉर the quantity may be vary between AM plus delta A bar to AM minus delta A bar। तो जो हमारी क्वांटिटी होगी वह यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी, जो एक्चुअल वैल्यू होना चाहिए वो इतना होना चाहिए ड्यू टू एरर, इसलिए कि हमने जो एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट किया है डेल्टा AM, तो ड्यू टू एब्सोल्यूट एरर डेल्टा A bar it is considered as plus minus delta A bar। Next is the relative error or the fractional error. What is the relative error? It is a ratio of mean absolute error to the actual value of the measured quantity. So therefore this will be equal to that is a relative error is equal to mean absolute error upon actual value, that is the mean value। Therefore this is equal to मीन एब्सोल्यूट एरर हमने कितना लिया था, डेल्टा A बार, और मीन AM दैट इज अर्थमेटिक मीन। तो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। तो इस फार्मूले से हम रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर निकाल सकते हैं, जहाँ पे डेल्टा A बार क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर है, और AM अर्थमेटिक मीन ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी है, जिसको हम मीन वैल्यू भी कहते हैं। And next type of error is the percentage error. Fourth is the percentage error. परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरह से जो एरर आता है उसको हम कहते हैं परसेंटेज एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, एंड देयरफॉर दिस विल बी द परसेंटेज एरर। In this way you can calculate the various types of errors. Now propagation of errors, this is a very important, that is a calculation of errors. हम एरर से रिलेटेड जब सम सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें सिर्फ एक ही क्वांटिटी से वास्ता नहीं आता है, बहुत सारी क्वांटिटीज़ होती हैं जिससे, जैसे हमने दो क्वांटिटी मेज़र किया है ए और बी, तो जब फाइनल फार्मूला हम सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे a प्लस बी का भी रिलेशन आ सकता है, a माइनस बी का भी रिलेशन आ सकता है, a बाई बी का भी रिलेशन आ सकता है, a इंटू बी का भी रिलेशन आ सकता है, a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर n का भी रिलेशन आ सकता है। मतलब कि क्वांटिटीज़ के बीच में एडिशन भी होगा, क्वांटिटीज़ के बीच में सब्ट्रैक्शन भी होगा, क्वांटिटीज़ के बीच में मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, क्वांटिटीज़ के बीच में डिवीज़न भी हो सकता है, और क्वांटिटीज़ के ऊपर पावर भी आ सकता है। तो अगर इस तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन से होकर हमें गुजरना रहे तो हम ये कैलकुलेट करेंगे कि फाइनल एरर कितना आएगा कैलकुलेशन के बाद। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट द एरर इन द sum of the quantities. Now suppose that A and B, there are two quantities which we have to measure. तो therefore if the relation is A plus B, जैसे हमने दो क्वांटिटी मेजर किया है A और B, और जब हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को फाइनल फार्मूले में सब्सटीट्यूट किए तो वहाँ पे इस तरह का है, A प्लस बी के फॉर्म में सब्सटीट्यूशन है, और फिर हम रिजल्ट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इफ दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज देयर मीन्स x इज इक्वल टू a प्लस बी, तो फाइनली x में कितना एरर आएगा। तो देयरफॉर द एब्सोल्यूट एरर in the measurement of quantity A is delta A, and absolute error in the measurement of quantity B is delta B, and therefore the absolute error in the measurement of quantity X, that is sum of A plus B, A and B, will be delta X। तो हम ये देखेंगे कि डेल्टा X कितना होगा। तो therefore डेल्टा X will be equal to प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। मतलब कि एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी ए प्लस एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी जो आएगा उसका प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। ये एब्सोल्यूट एरर होगा मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एक्स का। सिमिलरली देन यू कैन राइट एब्सोल्यूट, ये तो एब्सोल्यूट एरर हमने फाइंड किया, तो रिलेटिव एरर कितना होगा। रिलेटिव एरर जो होगा दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। एंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी एक्स, क्वांटिटी एक्स के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना आएगा। तो इसको रिलेटिव एरर को भी हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। रिलेटिव एरर ये कितना था, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू हमने निकाल लिया, और एक्स के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर कितना आएगा, तो दैट विल बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। तो दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी एक्स विच इज द सम ऑफ टू क्वांटिटीज ए एंड बी। नाउ देन एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज, एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। Now there are two quantities A and B, तो A माइनस बी इज इक्वल टू एक्स। तो A के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा A,
B के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आया डेल्टा B, तो X के मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा X। तो देयरफॉर डेल्टा X कितना होगा, डेल्टा X विल बी इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा B। तो जैसे सम में आएगा वैसे ही डिफरेंस में भी आएगा। दिस विल बी द एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी X। और रिलेटिव एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर फाइंड करने के लिए यू नो दैट दिस डेल्टा x अपॉन x, ये क्या आ गया, ये हो गया रिलेटिव एरर। तो देयरफॉर दिस रिलेटिव एरर विल बी इक्वल टू डेल्टा A प्लस डेल्टा B। अब यहाँ प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड, इसलिए हमने यहाँ प्लस माइनस नहीं लिया, अपॉन A माइनस B। और परसेंटेज एरर कितना आएगा, परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे कि डेल्टा A प्लस डेल्टा B डिवाइडेड बाय A माइनस B इंटू 100 कर देंगे, ये हो गया परसेंटेज एरर। तो देयरफॉर परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी, इन दिस वे यू कैन फाइंड द परसेंटेज एरर। नाउ एरर इन प्रोडक्ट ऑफ क्वांटिटीज, जिससे मान लीजिए दो क्वांटिटीज हैं A और B जिनको हमने मेज़र किया है, लेकिन फाइनल कैलकुलेशन में जो क्वांटिटी हम मेज़र कर रहे हैं वो इन दोनों क्वांटिटी का प्रोडक्ट है, मतलब A इंटू B। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट इज द फाइनल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ दिस थर्ड क्वांटिटी X। तो देयरफॉर X इज इक्वल टू A इंटू B। Now absolute error in the measurement of quantity A is delta A, absolute error in measurement of quantity B is delta B. So therefore absolute error in the measurement of this quantity X will be delta X. And what will be the relative error in this situation? So therefore delta X upon X कितना हो जाएगा, this will be equal to plus minus डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी A है एंड दिस इज द रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी B है। दोनों का जो सम होगा वह रिलेटिव एरर होगा इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी X। तो देयरफॉर द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ दिस क्वांटिटी X विल बी इक्वल टू, परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यू कैन राइट दिस वन एज डेल्टा A अपॉन A इंटू 100 प्लस डेल्टा B अपॉन B इंटू 100। तो ये A के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हो जाएगा और ये B के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जो परसेंटेज एरर हम निकाल रहे हैं, तो रिलेटिव एरर को क्या करेंगे, दिस विल बी डेल्टा A अपॉन A प्लस डेल्टा B अपॉन B, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा A बाई A इंटू 100 एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द परसेंटेज एरर in value of A. Therefore percentage error in value of A, quantity A जो हमने मेजर किया, ओके, प्लस percentage error in the value of quantity B, percentage error in value of क्वांटिटी B। तो इस तरह से हम परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर क्वांटिटी प्रोडक्ट के फॉर्म में है। नाउ इन केस ऑफ डिवीजन, दो क्वांटिटीज हैं जो डिवीजन के फॉर्म में दिए गए हैं। Error in division of quantities,
Now suppose that there are two quantities A and B, so therefore their division A upon B is equal to X. So therefore absolute error in measurement of A is delta A, absolute error in measurement of B is delta B. Therefore absolute error in the measurement of X will be delta X. So therefore relative error in the measurement of this quantity X will be delta X upon X, and this will be equal to, अब यहाँ पे भी वैसे ही आएगा। जैसे एक चीज़ याद रखने का कि अगर हम सम ऑफ क्वांटिटीज़ में लेते हैं तो वहाँ भी मिला था कि डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, वही चीज़ यहाँ पे डिवीज़न में भी मिलता है। तो देयरफॉर डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी, एंड दिस में भी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जब परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, डेल्टा बी अपान बी इंटू 100, एंड डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए, एंड डेल्टा बी अपान बी इंटू 100 विल बी द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बी। देयरफॉर द परसेंटेज error in measurement of quantity X will be equal to percentage error in value of A plus percentage error in value of quantity B. तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर। और फिफ्थ टाइप का रिलेशन क्या हो सकता है कि अगर क्वांटिटी पावर के फॉर्म में है, जैसे जो हमने मेज़र किया ए या बी, तो ए का पावर x हो ए का पावर 2 हो सकता है, ए का पावर 5 हो सकता है, ए का पावर 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट सिचुएशन एरर इन क्वांटिटी रेज टू सम पावर, this is a fifth point. Error in a quantity raised to some power. Now suppose that the quantity here A and B, और यहाँ पे हम डिवीजन का रिलेशन ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ए का पावर m है और b का पावर कितना है n, या a का पावर n ले लेते हैं, b का पावर m ले लेते हैं। तो x इज इक्वल टू a का पावर n upon b का पावर m. Now absolute error in the measurement of quantity A is delta A, and absolute error in the measurement of quantity B is delta B, and absolute error will be in the measurement of quantity X will be delta X. So therefore what is the relative error in the measurement of quantity X? Relative error will be delta X upon X, and this will be equal to, जैसा कि पहले हमने किया था, A बाई B का भी फॉर्म है तो डेल्टा A अपान A प्लस डेल्टा B अपान B होगा, लेकिन यहाँ A का पावर n है और B का पावर m है, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज यहाँ पे ये आता है कि दिस विल बी प्लस माइनस। अगर पावर नहीं होता, सपोज दैट पावर नहीं होता, तो हमारा रिलेशन क्या होता, डेल्टा A अपान A प्लस डेल्टा B अपान B, लेकिन यहाँ पे पावर है, A का पावर n है तो सिर्फ क्या हो जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, और यहाँ B का पावर m है तो यहाँ पे m आ जाएगा। अगर यहाँ A का पावर 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा, B का पावर 3 है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, सिर्फ इतना चेंज हो जाएगा। तो देयरफॉर द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी x विल बी इक्वल टू, अब चेंज क्या होगा, देखो यहाँ परसेंटेज एरर फाइंड करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100, एंड n इंटू डेल्टा ए अपान ए इंटू 100। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ, लुक हियर, परसेंटेज एरर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो n हो जाएगा और डेल्टा ए अपान ए
प्लस यहाँ m आएगा और डेल्टा b अपॉन b इंटू 100 आएगा, बिकॉज वी आर फाइंडिंग द परसेंटेज एरर। तो देयरफॉर ये कैसे आएगा, n इंटू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस m इंटू डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी A एंड दिस इज द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी B। तो व्हाट यू कैन राइट हियर, फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द परसेंटेज एरर कैलकुलेशन इन द क्वांटिटी X इज इक्वल टू, दिस विल बी n इंटू percentage error in value of A plus m into here write m into percentage error in value of B. So in this way you can calculate the error in various form of the calculations which is given to you. In next lecture we study about the various sum in which we learn how to calculate the error. इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सम करेंगे, जिससे हम ये सीख सकें कि एरर का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। थैंक यू।